बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, हमको ये पता है कि जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ अलग तरह से बिहेव करता है। ठीक है, तो हम उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। उसके प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि वो किस तरह से बिहेव करता है और कौन कौन सी चीजों को हमको क्या करना है, याद करना है। अब इन चीजों को पढ़ने का क्या बोल सकते हैं, रीजन क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जब हम इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं जिसमें आएगा कैपेसिटेंस, तो जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं तो उसमें जो प्लेट यूज करते हैं वो एक कंडक्टर होता है और उस कंडक्टर को क्या बोलते हैं, उसको यूज करने के लिए, कैपेसिटर में यूज करने के लिए हमको ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने कुछ प्रॉपर्टीज को यहां पर पहले से लिख के रखा हुआ है ना। तो इसमें जो पहला प्रॉपर्टी है ये बोल रहा है फ्री एंड बाउंड चार्जेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, आपको ये समझना है बच्चों कि जब भी किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, कभी भी क्या होता है, कभी किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगते हैं। क्यों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, आप सोच के देखिए। मान लेते हैं कि इधर जो है पूरा पॉजिटिव चार्ज है, इधर पूरा नेगेटिव चार्ज है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जा रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, अब सोच के देखिए, अगर मैंने कंडक्टर को बीच में रख दिया तो जो कंडक्टर में जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना। समझ में आ रहा है। तो जो चार्ज, ठीक है, जो चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है इनसाइड द कंडक्टर, उसको हम बोलते हैं फ्री चार्ज। ठीक है, और जो मूव नहीं करता वो क्या होते हैं, बाउंड चार्ज होते हैं। ये किस केस में हो गया, कंडक्टर के चार्ज में। ठीक है, तो आपको पता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जो चार्ज होता है, कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दैट इज सिंपली इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर में फ्लो होता है तभी उसमें करंट भी क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, तो जब भी हम क्या करेंगे, किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, वहां पर जो चार्ज मूव करेगा उसको हम बोलते हैं फ्री चार्ज। ठीक है, किस डायरेक्शन में रहेगा वो, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे रहता है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। ओके, बट जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे मूव करेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि ये वाला उसको रिपेल करेगा, ये वाला उसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर दूसरा है बाउंड चार्ज। बाउंड चार्ज मतलब ये होते हैं ऐसे चार्ज जो मूव नहीं करते, जैसे सिंपली प्रोटॉन। प्रोटॉन में जो चार्ज होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस के पास फिक्स्ड रहता है, वो जो है मूव नहीं करता। ठीक है, अब जो आपका इसमें जो एक चीज है जो आपको याद रखना है, हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट। आपको बार बार ये वर्ड सुनने मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बैटरी में यूज होता है ना। मान लेते हैं ये बैटरी है, इसमें एक साइड पॉजिटिव वो रहेगा टर्मिनल, एक साइड नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। जो इसके अंदर भरा रहता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, दोनों पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के कारण से, दोनों के कारण से करंट क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, है ना। ये किसकी बात है, इलेक्ट्रोलाइट जो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो याद रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट विच इज इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, बोथ द आयंस, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस आर करंट कैरियर्स। वो क्या करते हैं, चार्ज को इधर से इधर फ्लो करते हैं, इसके कारण से क्या होता है, आपका करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। उसमें दोनों काम करते हैं। ओके, बट कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो है मूव नहीं करेंगे, उनको बाउंड चार्ज बोला जाता है, और जो मूव करते हैं उनको फ्री चार्ज बोला जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आपको यह समझना है कि जब भी हम, ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिए, है ना, और ये इस तरह से, और बीच में हमने कंडक्टर को क्या कर दिया, रख दिया। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और उसमें से कंडक्टर को हमने रख दिया, तो अभी आपको मैंने बताया कि अगर ये पॉजिटिव साइड है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो यहां पर पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, यहां पर आएंगे प्रोटॉन प्रोटॉन। ठीक है, तो देखो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेपरेशन के कारण से
इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ओके और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, अपोज करता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखते हैं तो वो क्या करता है, उस मेटल के जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो क्या करेगा, उस मेन इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, अपोज करने की कोशिश करता है। एक टाइम ऐसे आता है कि जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसी कारण से इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। अब ये तो हो गया इस तरह से हमने देखा कि इसमें जो है वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का शेप है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लेते हैं मैंने कुछ इस तरह का कंडक्टर रख दिया गोल, है ना, स्फेरिकल, ठीक है, तो इसमें जो सरफेस होगा इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम परपेंडिकुलर ली जाएंगे ऐसे। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो मेटल के अंदर, है ना, जब वो इंसर्ट होते हैं उसके बीचों बीच से गुजरना होता है या उसका इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा उसके परपेंडिकुलर उसके ऊपर क्या होता है, इंसिडेंट होता है। इस तरह से ना ऐसे आएगा ना ऐसे आएगा, एकदम परपेंडिकुलर। इसी कारण से जब हम कोई अलग स्फेरिकल क्या रख देते हैं, मेटालिक स्फीयर यहां पर रख दिए हैं, ठीक है, उसके कारण से जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो शेप है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग बिहेव करता है कौन, मेटल, कहां पे रखने पर, मेटालिक कंडक्टर कहां पे रखने पर, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलिए थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, है ना, अभी बताया मैं। ठीक है, यहां पर कैसे होता है, देखो ये उसके परपेंडिकुलर है और साथ ही साथ यहां पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बनने के कारण से क्या होता है, उसमें इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। ठीक है, अब वो धीरे धीरे डेवलप होते होते इतना हो जाता है कि बाहर वाला एक्सटर्नल फील्ड और अंदर वाला इंटरनल फील्ड दोनों का जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, सेम। तो कंडक्टर के अंदर, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा है वैसे ही रहेगा, बट इनसाइड द कंडक्टर उसका वैल्यू क्या हो जाता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। ओके, ठीक है, अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में जिसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट निकालते हैं तो एक ऐसा कंपोनेंट जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस की क्या होता है, पैरेलल होता है, उसका जो नेट, उसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो क्या मिलता है, जीरो। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है बच्चों कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी तो वो सरफेस के, कंडक्टर के सरफेस के हमेशा कैसे होगा, परपेंडिकुलर। ऐसे है तो यहां से अगर वो निकलेगा तो कैसे निकलेगा, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर। देखिए यहां पर इंसर्ट हो रहा है परपेंडिकुलर, तो बाहर से निकलेगा भी कैसा, परपेंडिकुलर ही। ठीक है, द नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, है ना, तो इसको हम समझ सकते हैं, नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर क्या हो गया है, बोल रहे हैं जीरो है। ठीक है, कैसे, देखो इसको मैं आपको बताता हूं। देखिए हमको पता है कि अगर उसमें, भाई हमने बोला कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई, जिसको हम लिखते थे लाइन इंटीग्रल ऑफ ई ds cos थीटा। ठीक है, अब ये खुद सोच के देखो कि ई जो है वो जीरो हो गया तो फाई ई का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और हमने गॉस थ्योरम से पढ़ा हुआ है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तब इसका वैल्यू अगर जीरो पुट करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, जीरो। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं बच्चों कि द नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, क्योंकि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो है तो नेट चार्ज भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए लास्ट है, द टोटल चार्ज ऑफ अ कंडक्टर लाइज ऑन इट्स सरफेस। ऑब्वियस सी बात है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, उसके कारण से चार्ज इनसाइड द कंडक्टर भी कितना हो गया, जीरो।
इसी कारण से जब भी हम किसी कंडक्टर को क्या करते हैं, चार्ज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो चार्ज पूरे उसके सरफेस में क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, कहीं पर कम होगा, कहीं पे ज्यादा, लेकिन एक टाइम के बाद पूरे जो है वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जितना भी चार्ज हम किसी कंडक्टर को देंगे वो उसके सरफेस पे क्या होता है, लाई करता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज और हैं जिनको भी हम क्या करते हैं उसमें शामिल करके देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रॉपर्टी ये बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इनसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जो है वो कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब ये है कि उसके सरफेस के साथ ई का कोई भी कंपोनेंट नहीं होता। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि बाहर और अंदर, बाहर और अंदर, चाहे कंडक्टर के बाहर की बात करें यहां पर और यहां पर, ठीक है, तो यहां पर भी हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव करने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता। वैसे ही बाहर भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता। इसी कारण से अगर हम इस फॉर्मूले से देखें V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, अगर वर्क डन जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, जीरो। अंदर भी जीरो, बाहर भी जीरो। ठीक है, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो यहां पर V W का वर्क वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये हो जाएगा आपका जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर और अंदर पोटेंशियल का वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है। आपको ये याद रखना है, यहां पर इसमें लिखा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इनसाइड और ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज जीरो। तो यहां से तो समझ में आ गया कि इसका वैल्यू हम जीरो रखेंगे तो ये V का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, जीरो। इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है बच्चों जो आपको याद रखना है, कंडक्टर के बाहर का पोटेंशियल और कंडक्टर के अंदर का पोटेंशियल दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर एंड सरफेस ऑफ द कंडक्टर हैज बोथ, मतलब हैज द सेम पोटेंशियल, कहां पर, इनसाइड पे और उसके सरफेस पे। ठीक है, अगला जो है, आई होप यह समझ में आया हो। अगला वाला जो प्रॉपर्टी है वो ये बोलता है दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर मे बी डिफरेंट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखें, ठीक है, एक सेकंड पहले इसको, देखो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो वो होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए। मतलब ये हुआ कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है या डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ द कंडक्टर से। ठीक है, जहां पर देना है। ठीक है, तो अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक कंडक्टर है जो कुछ इस तरह से है, ये ऐसा। ठीक है, अब इसको मैं रखा तो यहां पर क्या है, एरिया जो है वो कम है, तो यहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज्यादा, और यहां पर एरिया ज्यादा है तो यहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कम। ठीक है, इसीलिए द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर मे बी डिफरेंट, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये इतने सारे प्रॉपर्टीज के बारे में एक जनरल आइडिया रखना है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको जो कैपेसिटेंस है पढ़ने के लिए ये सब आने बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आता है तभी हम जो है आगे की चीजों को आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। स्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब ये है बच्चों कि हम एक इस तरह का केज बनाते हैं या इस तरह का कोई कंटेनर बनाते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो देखो आपको ये पता है कि जैसे हम क्या किए, मान लेते हैं हमारे पास कंडक्टर है,
ठीक है, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया जिसको हम नाम दे देते हैं कैविटी, जिसका भी नाम होगा, ठीक है। ये इस तरह से हमको पता है कि जब हम इसको क्या करेंगे, चार्ज देंगे कंडक्टर में, तो सारा चार्ज जो है इसके चारों ओर यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये इस तरह से। अब अगर मैं इसके चारों ओर एक गॉसियन सरफेस क्या करता हूं, कंसीडर करता हूं, तो गॉसियन सरफेस हमको पता है, गॉस थ्योरम से पता था कि फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमको मिलता है। ओके, अब हमको ये अच्छे से पता है कि जो चार्ज हमने दिया हुआ है वो कहां फैल गया है, सरफेस के बाहर। तो इनसाइड क्या होगा, चार्ज की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये अगर 0 हो गया तो फाई ई का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये फाई ई का वैल्यू अगर 0 हुआ है बच्चों, फाई ई का वैल्यू 0 हुआ है, इसका मतलब ये है कि अंदर जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, 0 होगा। ये ऐसा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो है वो एक ऐसा अरेंजमेंट है ना, जिसमें हम एक क्या बोलते हैं, एक फिनोमेनन है जिसमें हम एक रीजन तैयार करते हैं जिसके अंदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी क्या बोल सकते हैं, वैनिश्ड, या हम बोल सकते हैं कि पूरी तरह से क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का जरूरत हमको क्यों पड़ता है, ठीक है। तो आप सोचिए कि आपने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया है जो मैग्नेटिक इफेक्ट पे क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण से वो इफेक्टेड हो जाता है। अब उसको मुझे सेफ रखना है तो मैं क्या करूंगा, उसके चारों ओर एक ऐसा केज बनाऊंगा या उसको किसी ऐसे केज में रखूंगा जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंसर्ट ना कर पाए। हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि करंट के कारण से हमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से, इस तरह की जो चीजें हैं, इंस्ट्रूमेंट है, उसको जो है सेफ रखने के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यूज करते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बोला जाता है कि जब भी कभी आप कार से जा रहे हो, बस से जा रहे हो और आसपास अगर थंडर स्टॉर्म या लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही हो, बहुत जोर से आंधी तूफान आ रहा हो, तो आप जो है कार से बाहर मत निकलिए, कार के अंदर ही रहिए। सारे कांच जो है वो क्या कर लीजिए, बंद कीजिए। तो उससे क्या होगा, अगर लाइटनिंग स्ट्राइक आपके कार के ऊपर होता है, बिजली गिरती है, तो वो जितना भी चार्ज रहेगा वो सारा जो है वो कार के बॉडी पे क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो कार का जो बॉडी है या बस का जो बॉडी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है ना, या उसी को बोलते हैं फैराडेज केज, है ना। माइकल फैराडे ने बताया था इसके बारे में। उस फैराडेज केज की तरह क्या करता है, वर्क करता है। फैराडेज केज की तरह क्या करता है, वर्क करता है, जो आपको क्या करता है, ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग स्ट्राइक आपको क्या करता है, जो एक्स्ट्रा हैवी चार्ज आपके ऊपर गिरता है जिससे आपको डैमेज हो सकते थे, आपको क्षति पहुंच सकती थी, उससे आपको बचाता है, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। नोट करके रखिएगा, ठीक है, याद रखेंगे। फील्ड इनसाइड द हॉलो कंडक्टर, अगर एक कंडक्टर है जो पूरी तरह से क्या है, हॉलो है ना, तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। बट पोटेंशियल जो है वो इनसाइड और उसके सरफेस पे क्या होता है, एक समान होता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। जितने भी पॉइंट्स मैं बताया हूं उसको अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तब वो आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू।